माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने जितना भी जैसे आपका जो रूल नंबर 8 का पढ़ा आपने पीछे, उसमें हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अंडर रूल 8, ठीक है, क्या कह रहा है? द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2024 ए प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। अब अगर आप प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन को अच्छी तरह से मेरे से समझ चुके हैं तो आप तुरंत बताएंगे कि द लोएस्ट यूनिट ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन डिनोटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि ये लोएस्ट यूनिट है जो कि ऑब्जेक्ट जो डिनोट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने लगा दिया निशान, नंबर फुल। अब चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। ए ग्रांट और एप्रोप्रिएशन फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर इज डिस्ट्रीब्यूट। हमने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? एप्रोप्रिएशन को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? वो जो चीज़ें इसमें दी जाती हैं, अब आपने खुद बताना है क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड। ठीक है, तो ये जो ग्रांट है चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए, ये आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड देता है। ओके, लगा दो निशान। उसके बाद आता है एमसीक्यू 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन फिर से आपको पता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड और प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन सेम है। अगेंस्ट विच प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर अपीयर्स, दोनों सेम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो, अब ये आपको मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको यूपीएससी में इसका कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ वे ना लगे, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब हम समझ लेते हैं तो देन देयर इज नो कंफ्यूजन इन एग्जामिनेशन हॉल, ओनली यू विल बी डेफिनेटली बिजी इन राइटिंग द आंसर्स। तो अगर आपको आंसर लिखने हैं वहां पे, तो इसलिए एक एक चीज को बड़े ढंग से समझिए और उससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। ए प्राइमरी यूनिट में इंक्लूड प्रोविजन फॉर बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। तो वो कहता है वोटेड और चार्ज एक्सपेंडिचर दोनों के लिए प्राइमरी यूनिट इंक्लूड होता है। यस, हमने पढ़ा था कि प्राइमरी यूनिट में आपके पास क्या होता है? वोटेड भी होता है और चार्ज भी होता है। यस, और जब वोटेड और चार्ज दोनों होता है तो हमने ये भी पढ़ा था कि उसका अमाउंट को सेपरेटली शो किया जाता है। ठीक है, अब हमने ये दोनों याद किए हुए तो हमें पता लग गया कि नंबर 1 भी ठीक है और नंबर 2 भी ठीक है। अब आता है एवरी प्राइमरी यूनिट मस्ट कंटेन ओनली वोटेड एक्सपेंडिचर। हमने कब पढ़ा कि ओनली है? तो इट शुड बी रॉन्ग, तो हम ये नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन में जैसे ही वो पूछेगा कि कौन से ठीक है तो हम बता देंगे कि आंसर बी है। दैट मीन्स 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड शैल बी स्पेसिफाइड बाय। तो ये वो कह रहा है कि कौन स्पेसिफाई करता है, वो यूनिट को कौन स्पेसिफाई करता है। ये मैंने आपको पढ़ा लिया, वो केवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही स्पेसिफाई करती है कि कौन सा हेड बनाना है, ताकि किसी भी मंत्रालय को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अच्छी तरह से आप जब वीडियो को समझेंगे, क्लास को समझ लेंगे कि कैसा मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट हेड्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों करती है, कि हम ही देंगे, आप मंत्रालयों के अपने नहीं होंगे कोई भी एप्रोप्रिएशन की यूनिट के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबके लिए समान रखती है ताकि उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। हु में ऐड, डिलीट और अमेंड, और ये सब कौन कर सकता है? ये तीनों काम कौन कर सकता है? चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है, ये भी हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐड, डिलीट और अमेंड कर सकता है, और वो पूरा का पूरा सेट चेंज कर सकता है। फिर से आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा। अंडर रूल 8 द ऑब्जेक्ट हेड इन द 6th टायर क्लासिफिकेशन इज कोडेड विद, तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट हेड। अब आप जब कोड पढ़ के आएंगे कि कितने कितने हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? 2 डिजिट होते हैं ऑब्जेक्ट हेड के। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद आ जाता है फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बात आ गई कि किसके कितने डिजिट हैं। फर्स्ट का मेजर हेड जो है, मेजर हेड के कितने डिजिट थे? 4। ठीक है, माइनर के कितने थे? माइनर के कितने थे? 3। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है डिटेल, डिटेल के कितने थे? 2 डिजिट। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में कितने थे? 2, जो कि अभी हम पढ़ के ही आ रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर बनता है ए। ठीक है, तो आंसर ए को टिक मार्क करो और आगे चलो। उसके बाद आपका आता है एमसीक्यू 9। ये आपको पता ही है कि मेजर के बाद माइनर आता है, माइनर के बाद आपके पास मेजर के बाद सब माइनर, सब मेजर आता है। मैंने आपको बताया था कि मेजर का छोटा भाई सब मेजर। ठीक है, फिर माइनर आ गया, माइनर का छोटा भाई फिर सब हेड में आ गया। ठीक है, उसके बाद डिटेल्ड आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, यानी हमारे पास आंसर बी है। ठीक है, मेजर के बाद माइनर सीधा नहीं आएगा, मेजर के बाद पहले क्या आना है? सब मेजर। ठीक है, ये आपने याद करना अच्छी तरह। और जो मैंने इसमें एक्रोनिम बताया था वो भी आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, एक्रोनिम अपने माइंड में रखना है आपको। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मेजर हेड फंक्शन करता है, सब मेजर हेड सब फंक्शन करता है, माइनर हेड
प्रोग्राम करता है, सब हेड स्कीम्स बनाता है, फिर डिटेल्ड हेड उसकी सब स्कीम बनाता है और ऑब्जेक्ट हेड प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएट यानी स्टैंडर्ड यूनिट बनाता है। तो ये सब के सब ठीक है जो हम लर्न कर चुके हैं, तो हमने डी पे टिक मार्क कर दी। तो क्विक रिवीजन में हम क्या बोलेंगे, 6 टायर का क्लासिफिकेशन है, मेजर हेड से हम सब मेजर में आए, सब मेजर से फिर अकेला आता है माइनर, माइनर का फिर एक सब हेड बन जाता है फिर उसके बाद डिटेल्ड आता है, डिटेल के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट हेड आ जाता है। हमने ये याद कर लिया। प्राइमरी को क्या कहते हैं, लोएस्ट यूनिट ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, डिनोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिनोटिंग एक्सपेंडिचर को वो पूरा बताता है कि इसका लक्ष्य क्या है, कैसे कैसे हमने कहाँ कैसे खर्चा करना है, वो ये लोएस्ट यूनिट प्राइमरी यूनिट होता है। प्राइमरी यूनिट हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड भी कहते हैं। ये की पॉइंट आपको याद करने, दोनों में प्राइमरी में वोटेड और चार्जड दोनों होते हैं, लेकिन शोन विल बी सेपरेटली, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हेड को स्पेसिफाई कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। फाइनेंस कैन ऐड भी करता है, डिलीट भी करता है, अमेंड भी करता है और रिप्लेस भी कंप्लीटली कर सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं आज रूल 85 पर। अब रूल 85 में जो हम पढ़ के आए हैं उसका न्यूमेरिक कोडिफिकेशन का हम बता रहे हैं कि न्यूमेरिक कोड क्या बता रहा है, वो न्यूमेरिक कोड जो है नंबर असाइंड बाय, ये कौन देता है, बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फॉर मेजर, सब मेजर, माइनर, सब हेड, डिटेल्ड हेड फॉर द यूनियन एंड स्टेट शेल बी फॉलोड इन द डिटेल्ड ड्राफ्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स। आपने अपने हमने ऑफिसों में कई बार देखा हुआ है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स की काम होते हैं डिटेल्ड, ठीक है। तो इसमें जो कोड नंबर है वो कौन देता है, बड़े ध्यान से समझना, वो देता है सीजीए। तो सीजीए न्यूमेरिक कोड नंबर को असाइन करता है, कहां पर वो है, डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स में। चिंता मत करना बिल्कुल दिमाग में, अगर तुम्हारे दिमाग में ये टिक टिक बजने लगे कि डिमांड फॉर ग्रांट्स ही क्या होता है, ये नहीं अगर हमें पता तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन देखो इसका, हु असाइन द, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हु असाइन द न्यूमेरिक कोड नंबर फॉर दिस। अभी ऊपर पढ़ के आए हो सीजीए, ठीक है, तो लगा दो भी पे आंसर और ले आओ नंबर। अब आ जाओ सिंपल, गवर्नमेंट अकाउंट्स यूज डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारे क्लासिफिकेशन हमारे अकाउंट्स जो है कौन यूज करता है, गवर्नमेंट अकाउंट्स, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट्स यूज करता है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि इनको सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम न्यूमेरिक कोड देते हैं, और ये न्यूमेरिक कोड कौन देता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो देता है ये कहाँ पे है, ऑल यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट यूज दीज कोड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग, जब भी वो डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स को बनाते हैं तो इन्हीं न्यूमेरिक कोड्स को यूज करते हैं सारे के सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स। अब बात आती है न्यूमेरिक कोड होता क्या है। ए न्यूमेरिक कोड इज ए नंबर गिवन टू ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग हेड। किसको दे रहा है, टू ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग हेड को। पर्टिकुलर अकाउंटिंग हेड जो है उसको एक जो नंबर दिया जाता है उसको न्यूमेरिक हेड कहते हैं। ऑल्सो इट कैन बी सेड दैट इट इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, उसी प्रकार एक अकाउंटिंग हेड का एक कोड नंबर होता है। दिस अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड कीप्स द अकाउंट्स यूनिफॉर्म। समझ आ गई अब। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में न्यूमेरिक कोड दिए जाते हैं। चलो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर इट्स बजट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या प्रिपेयर किया, अपना बजट। इट कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन नंबर्स, अपने नंबर्स को क्रिएट नहीं कर सकता कि स्कूल एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, नहीं। तो अब हमने ये अपने नंबर हो गए। इट मस्ट यूज द कोड ऑलरेडी असाइंड बाय द सीजीए। जो सीजीए ने जो हमें दिया है वो नंबर हम इसमें यूज करेंगे बजाय के इसके अपने मंत्रालय के अपने नंबर के, ठीक है। अब ये क्या इंश्योर करता है, ये जो नंबर दिया जाता है, बिकॉज इट एंश्योर्स दैट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अकाउंट ऑफिसेस ऑल फॉलो द सेम सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। तो यूपीएससी पॉइंट से हमें कैसे याद करना है कि न्यूमेरिक कोड्स आर असाइन्ड बाय द सीजीए। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन है, आग का दरिया डूब कर जाना है तो आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ना। तो दीज कोड्स आर फॉलोड बाय मेजर हेड, सब मेजर, ठीक है, फिर माइनर आ गया, उसका सब हेड आ गया, फिर आपका डिटेल्ड आ गया, ठीक है, उसके बाद डिटेल्ड आ गया। तो क्या रहा है, दीज कोड्स, उसके बाद स्टैंडर्ड लास्ट आता है। दीज कोड्स आर यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो ये कहते हैं ये कब यूज करते हैं, जब हम डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स करते हैं। सिस्टम अप्लाइड टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ओके फाइन। अब आ जाओ आप इस कंसीडर करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, न्यूमेरिक कोड्स फॉर मेजर हेड, माइनर हेड आर असाइन्ड बाय द सीजीए, ओके, नंबर 1।
ये आपका नंबर 1 है, 73 नहीं है, ठीक है। नंबर टू है दीज कोड्स आर फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। नंबर 3 है ईच मिनिस्ट्री कैन क्रिएट इट्स ओन न्यूमेरिक कोड्स। जैसे ही अगर आप समझ जाओगे ना तो आपकी आंखों के आगे जो गलत शब्द होगा वो टिक टिक करने लग जाएगा कि भैया ये शब्द कैसे आ गया, मैंने तो नहीं पढ़ा कि इट्स ओन वाला तो नहीं था, ओन न्यूमेरिक कोड नहीं दे सकते। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू नो स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट हुई आपके सामने, ओनली 1 and 2, खत्म। चलिए अब हम आगे आते हैं 1 लाइन डिवीजन में। किसी जी असाइन न्यूमेरिक कोड्स फॉर द काउंटिंग हेड एंड दीज कोड्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स। चलिए अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 के ऊपर। वो आगे क्या कहता है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें जो डिस्टिंक्शन होती है शैल बी डिफाइंड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। अब ये कहाँ, इन दोनों का जो अंतर है ये कहाँ लिखा गया, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स एंड द जनरल जीएफआर और गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में। बहुत आसानी से मैं आपको सारा क्लियर करूंगी। कह रहे जो डिस्टिंक्शन डिफाइंड होती है ये हमने याद किया, ऊपर क्वेश्चन, इसका नीचे क्वेश्चन आ गया कि कहाँ पर ये डिस्टिंक्शन होती है, ये होती है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल और जनरल फाइनेंस रूल में, फाइनेंशियल रूल में, जीएफआर अकाउंटिंग रूल में, ठीक है। अब हम ये प्रश्न पढ़ते हैं कि जीएफआर और गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स तो डिफरेंट है लेकिन बट दे आर रिलेटेड, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब आप समझ गए ना, जीएफआर अलग है और ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल अलग है। अब आपको मैं पहले क्वेश्चन कराती हूँ, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल और जीएफआर आर क्या है, डिफरेंट रूल्स डीलिंग विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस। मैंने आपके लिए इसलिए स्पेशल किया है ताकि आप कभी भी गलती ना करें। वो क्या करें, ये डिफरेंट रूल होते हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट गवर्नमेंट के रखते हैं अपने में। सबसे पहले अब आपको मैं क्लियर करती हूँ कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ मैनी पार्ट्स। देखो बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई भाग होते हैं। वो ये कह रहा है 2 इंपॉर्टेंट एरियाज। कैसे, सबसे पहला एरिया है हाउ गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी एंड मैनेज फाइनेंशियल मैटर। तो जब हम जीएफआर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि हमारी सरकार कैसे स्पेंड करती है मनी को, यानी कैसे खर्चा करती है और मैनेज करती है, और फिर उसको मेंटेन कैसे करती है, खर्चे को मेंटेन करना, मेंटेन करके मैनेज करना, किस तरीके से मेरे को कहाँ पर क्या पैसा लगाना है फाइनेंशियल मैटर्स को, ये सब लिखा हुआ है आपके जीएफआर में, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, जीएफआर में। ओके, हो गया। अब हाउ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। तो बेटे जब आपकी चीजों के इतने बड़े बड़े स्पेंड होते हैं, करोड़ों में काम होता है, तो ये सब रिकॉर्ड कहाँ लिखा जाएगा, तो ये जो रिकॉर्ड ये आपका लिखा जाएगा गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन में। तो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, ठीक है ना। वो ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही है, कहाँ लिखित है, अकाउंट में। तो इसीलिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल बन गए कि इस अकाउंटिंग रूल की बुक में जाके जो जो स्पेंड किया खर्चा, स्पेंड करने वाला खर्चा जीएफआर में आ गया और रूल को लिखने वाला खर्चा आपका आ गया इसमें। बट वर्क टुगेदर, क्योंकि डेफिनेटली अब इन्होंने उसके बीच में सब कुछ लिखना है तो वर्क तो टुगेदर करना पड़ेगा, बट देयर पर्पस इज डिफरेंट। एक अकाउंट रख रहा है और दूसरा स्पेंड करवा रहा है, ठीक है। तो जीएफआर प्रोवाइड रूल। अब आप बड़े ध्यान से देखो जीएफआर कौन कौन से रूल देगा आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, स्पेंडिंग गवर्नमेंट मनी को कैसे स्पेंड करते हैं, प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेज, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट बीच में जीएफआर के आएगा प्रोक्योरमेंट, वो परचेज करता है, जो उसके बाद क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है सारा पढ़ेंगे। ग्रांट्स कौन सी होती है, बजट का कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, ठीक है। तो ये जीएफआर भी जीएफआर का ही के बीच में ही आ गया ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर की, फाइनेंशियल पावर किस किस व्यक्ति को दी गई है, ये भी जीएफआर का ही हिस्सा एक प्रकार का माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड, जीएफआर टेल्स गवर्नमेंट ऑफिसेस हाउ टू यूज पब्लिक मनी प्रॉपर्ली, कि सारा पैसा इकट्ठा करके इधर उधर खराब नहीं करना, ठीक है। सपोज ए मिनिस्ट्री वांट्स टू बाय ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जीएफआर आपको क्या बताएगा उसके बारे में, ये अब हमारा ये क्या है, व्हाट इज दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कहाँ स्पेंड करना है पैसा, स्पेंड करना है मुझे कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। अब जीएफआर क्या बताएगा, जीएफआर बताएगा हाउ टू परचेज, कैसे खरीदोगे, क्या टेंडर रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्या अप्रूवल जरूरी है या नहीं है, तो क्या टू हाउ टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, तो हमें ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से एंश्योर करके काम करना है, ये सारी बातें आपको जीएफआर बताएगा। अब आ गई बात गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स की, ये क्या बताएगा, ये एक्सप्लेन करेगा हाउ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, उनको कहां खर्चा हुआ, हाउ अकाउंट्स शुड बी क्लासिफाइड, फिर खर्चे के जो क्लासिफिकेशन होगी कि कौन सा खर्चा कहां पर हुआ, उसकी क्लासिफिकेशन के जो डब्बे बनेंगे वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में बनेंगे। हाउ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर शुड बी शोन, और जो रिसीट है
किसकी मिली किसकी नहीं मिली, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कौन सा अभी बचा हुआ है, ये सब बकाया, ये सब बैलेंस शीट जो एक प्रकार की वो कौन बनाएगा, गवर्नमेंट जो है आपका अकाउंटिंग रूल GAR, ठीक है। तो इट टेल्स हाउ टू रिकॉर्ड एंड देन हाउ टू क्लासिफाई गवर्नमेंट मनी। उसने क्या बताया कि हाउ टू स्पेंड, उसने आपको क्या बताया बेटे, उसने बताया हाउ टू स्पेंड द पब्लिक मनी, ठीक है, कि कैसे खर्चा करना है। और GAR क्या आपको बता रहा है, हाउ टू रिकॉर्ड द पब्लिक मनी, ठीक है। तो बस ये दोनों का आपको अंतर समझ आ गया। अब आता है गवर्नमेंट बायस कंप्यूटर फॉर 10 करोड़, 10 करोड़ के कंप्यूटर अब वो खरीदती है। फिर अब अकाउंटिंग रूल कहता है इज इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको ये तो बताना पड़ेगा ना रिकॉर्ड में लिखते टाइम की रेवेन्यू वाला ये कैपिटल है, अंडर विच हेड शुड बी रिकॉर्डेड, और मैं किस हेड में जाके रिकॉर्ड करूं, विच ऑब्जेक्ट हेड शुड बी यूज, और उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट हेड यूज किया गया, ये सारा अकाउंटिंग रूल में डिसाइड किया। तो तभी मैं आपको बोल रही हूं कि एक एक वीडियो के लेक्चर को अगर आप ध्यान से समझोगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड की कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है। अगर नहीं समझोगे तो देखो बोरियत करने के लिए किताबों को खोलो और उसमें बैठ के फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते सो जाओ, उसमें यही जिंदगी बनेगी DFPR की, कोई भी आपको इतना माइन्यूटली नहीं करेगा क्लियर। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ताकि उन तक पहुंच सके जो कि क्लासेस में मेरी नहीं आ सकते। उसके बाद आता है सिंपल कंपैरिजन देखो GFR और GAR का सिंपल कंपैरिजन हमने ये किया है। इट डील्स विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट डील्स विद अकाउंटिंग, इट टेल्स हाउ मनी शुड बी स्पेंट, इट टेल्स हाउ शुड बी रिकॉर्डेड, फोकस ऑन द रूल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इट फोकस ऑन द अकाउंट्स। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी कि परचेज का प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट क्या होती है अभी से याद कर लो ताकि GFR में हमें प्रॉब्लम ना आए। परचेज और यहाँ पे है वो कौन सा है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, कौन सा है, क्लासिफिकेशन GAR ने किया। अब मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। चलिए इमेजिन ए कंपनी बाइंग ए मशीन, एक मशीन खरीदती है। तो क्वेश्चन वन करता है हाउ शुड वी बाय द मशीन, हम कैसे करेंगे मशीन को कैसे खरीदना है, हमें कोटेशंस चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए, हमें परचेज प्रोसीजर चाहिए। ये कब किस में लिखा हुआ था, GFR में। चलो अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन आता है जब हमने मशीन बाय कर ली इसके बाद की कहानी, वेयर शुड वी रिकॉर्ड। अब भैया कहीं रिकॉर्ड तो रखोगे ना, कई चीज हम खरीदने जाते हैं तब भी हमें वहां से जो रिसीट मिलती है तो उस रिसीट को ध्यान रखते हो ना कि कल को उसकी अगर वो विद इन द टाइम पीरियड अगर वो खराब हो जाती है तो भी रश टू द शॉप की भैया ये तो खराब हो गई है ना, और इसका वो कहेंगे ठीक है दिखाओ रिकॉर्ड कहाँ है, तुमने हमसे ही खरीदी है। तो GAR वो रिकॉर्डिंग करती है। तो आफ्टर बाइंग द मशीन वेयर शुड वी रिकॉर्ड असेट अकाउंट के सेट। अब यहाँ पर ये भी देखते हैं कितने पैसे लगे कितने नहीं लगे, एक्सपेंस कितना हुआ और कैटेगरी क्या थी, वही आ जाएगा रेवेन्यू या आपकी दूसरी कैपिटल। ये अकाउंटिंग रूल हो गया, ठीक है। तो यूपीएससी के पॉइंट से हमने क्या पढ़ा कि GFR है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स आर सेपरेट, GFR मेनली डील्स विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्सपेंडिचर रूल्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स डील विद अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। और इसमें बोथ हमें बता रहा है रेफर्स कि इट हेल्प्स टू डिसाइड द फाइनेंशियल प्रोसीजर और इट हेल्प्स टू क्लासीफाई द एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आ जाता है यूपीएससी का क्वेश्चन हम बनाएंगे कि GFR का डील्स विद द प्रोसीजर for financial management and expenditure and गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल डील विद द क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। ऐसे आता है ना, जब हम समझ लेंगे तो हमें समझ आ गई। और गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स आर ए चैप्टर ऑफ, और गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल जो है वो GFR का चैप्टर भी है। ये मैंने आपको कहीं पढ़ाया कि GAR इसका चैप्टर है, नहीं ना, तो ये नहीं हुआ। ये दोनों मैं आपको पढ़ा के क्लियर कर चुकी हूँ। तो आंसर आप लगाएंगे 1 और 2, ठीक है। चलिए नंबर पूरे, चलते हैं आगे की तरफ। क्या कह रहा है वो, रूल्स फॉर स्पेंडिंग द मनी एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट मनी। तो ये हो गया गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट मनी हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने ये बोला है कि F इन GFR दैट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और A इन अकाउंटिंग रूल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। अब आता है भैया जी कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो कैटेगरी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने में डिवाइड होती है, तो एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहता है, द रूल्स फॉर डिसाइडिंग वेदर एन एक्सपेंस इज ए रेवेन्यू और कैपिटल आर गिवन। ये कहाँ पर है, ये गवर्नमेंट के अकाउंटिंग रूल में है और दूसरा कहाँ पे है, GFR में, ठीक है। डिपार्टमेंट्स मस्ट फॉलो दीज रूल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर बजट। डिपार्टमेंट को इन्हें रूलों को हमेशा फॉलो करना पड़ता है जब भी वो बजट बनाते हैं। बड़े ध्यान से समझना एक एक बात।
बात। अब हम आपको क्लियर करते हैं रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू वो होता है जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए एक्सपेंडिचर होता है। ये डज नॉट क्रिएट एनी परमानेंट एसेट, ठीक है, क्योंकि डे टू डे है। जैसे सैलरी हो गई, ये रेगुलर होती है, ऑफिस के एक्सपेंसेस रेगुलर होते रहते हैं, मेंटेनेंस रेगुलर होती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रेगुलर होते रहते हैं, ये आपके सब रेवेन्यू में आते हैं। चलिए अब आगे आ गया मेंटेनेंस आ गई, जो मैंने अभी आपको बताया, सब्सिडीज जो हमें मिलती हैं वो भी इसमें आता है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे करता है डॉक्टर की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, और ये रेगुलर रनिंग कॉस्ट होती है, इसलिए हमने क्या बोला कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, खत्म बात। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना इजी कर दिया ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये मनी स्पेंट ऑन क्रिएटिंग एंड एक्वायरिंग, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो असेट बन जाता है और रिड्यूस करता है लायबिलिटीज को, इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये क्या क्रिएट करता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लंबे समय तक एक असेट मेरे काम आने वाला है तो मैं इसे कैपिटल में लगाऊंगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग बन रही है तो कैपिटल हो गया। परचेज ऑफ मशीनरी है, भैया हमने सारी उम्र मशीनरी को चलाना है। हाईवे कंस्ट्रक्शन है, परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट है, तो ये सारे क्या है, ये लंबे समय तक हमारा साथ देने वाले हैं। ये रेगुलर वाली परचेज नहीं है, इसीलिए हम इसे कैपिटल कहते हैं। तो समझ लो कैपिटल लेटर, जैसे बहुत एक कैपिटल लेटर हमने लिखा तो दैट इज इंपॉर्टेंट देन द स्मॉल लेटर ना, तो कैपिटल से हमने कर लिया कि लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है, जो बड़ा है। अब आते हैं गवर्नमेंट बिल्ड्स ए न्यू रेलवे लाइन, नई रेलवे लाइन बनती है, बेनिफिट मिलेंगे कई सालों तक, इसलिए कैपिटल है। चलो तो दोनों का डिफरेंस जल्दी से हम एक क्विक देख लेते हैं। ये डेली ऑपरेशन के लिए है, ये क्रिएटिंग असेट के लिए है। ये रेकरिंग है, ये लॉन्ग टर्म है। ये डज नॉट क्रिएट असेट है, ये क्रिएट असेट है और रेड्यूसेस लायबिलिटी है। ठीक है, यहाँ सैलरी है और यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके मन में कोई भी संकोच या शंका रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द GAR और GFR दोनों। ठीक है, और ये हमने क्या ऊपर याद किया है कि जब भी बजट बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लायबिलिटी रिडक्शन है। करेक्ट क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बजट प्रिपरेशन, ये मैं ऊपर आपको बता बैठी हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है कंसीडर द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग इज ए कैपिटल, नई गवर्नमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। पेमेंट ऑफ द सैलरी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इट कम्स इन अंडर रेवेन्यू, ये दो हम क्लियर कर चुके हैं। सो हमारे लिए ये दोनों ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब नंबर 3 कहता है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेवेन्यू कैपिटल इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। इज इट ट्रू? क्या ये डिस्टिंक्शन फाइनेंस कमीशन बताता है? क्या मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है? बताओ, फाइनेंस कमीशन बताता है? नहीं ना। इन दोनों का डिस्टिंक्शन कौन बताता है? अब आपके मन में आना चाहिए इसका आंसर कौन बताता है और मुझे बताना। ठीक है, मैं ऊपर पढ़ा आई हूं, अब आपने खुद सोचना है कि हमने क्या पढ़ा है, कि कौन बताता है दोनों का डिस्टिंक्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको दे रही हूं कि बिल्डिंग और सैलरी ठीक है। उसके बाद आता है, इधर देखो, वेदर यू अंडरस्टैंड असेट क्रिएशन इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट क्रिएशन कैपिटल है, ठीक है, बिल्डिंग ए रोड कैपिटल है, बिल्डिंग ए मशीनरी कैपिटल है, रिपेयर करना एक एग्जिस्टिंग रोड को, ये क्या हो जाए, ये रेवेन्यू है, क्योंकि वो भैया वो रोड को रिपेयर करके चला जाएगा। ठीक है, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। पेइंग सैलरी फिर से रेवेन्यू है। ठीक है, नहीं है ना, क्या है, कैपिटल है। बताओ बताओ, इसको मेरे को क्लियर करके बताना है, ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, हम जो ऊपर पढ़ के आए हैं उसको क्लियर करके। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन इन डिटेल, ये डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स में आता है। इट फॉलो करता है दोनों को। मुझे जरूर बताना कि डिस्टिंक्शन इसमें कौन करता है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो इसमें आप अपने आप आंसर दोगे कि मैम ने जो समझाया उसका ये आंसर है। चलिए, इसको मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अब आता है फाइनल रिवीजन हम कर रहे हैं। 6 लेवल हमने आपको क्लासिफिकेशन के बता दिए, मैं दोबारा से नहीं बोलूंगी। न्यूमेरिक कोड्स हमें कौन देता है? न्यूमेरिक कोड्स हमें CGA देता है। अगेन यस, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन फॉलो करता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ गया। डिस्टिंक्शन दोनों का क्लासिफिकेशन कौन करता है? यही बताया था ना, होगी रिवीजन। फिर उसके बाद कहता है कि 6 हेड्स प्लस CGA कोड देता है, GFR क्लासिफिकेशन करता है, और ये रूल 855 आपका क्लियर हो गया। अब आता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड। क्या है डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो बजट के समय हम कह रहे हैं कि हम इसका यूज करते हैं? तो बेटे ये है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, जो एक्सपेंडिचर है, जो हमें उस समय नेसेसिटी है, उसको हम डिमांड फॉर ग्रांट्स में लिखते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करती हूँ। कहता है डिमांड फॉर ग्रांट्स इज ए रिक्वेस्ट
ये क्या है? एक प्रकार की रिक्वेस्ट मेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। कहाँ पे जाती है डिमांड फॉर ग्रांट्स? टू द लोकसभा। फॉर किसके लिए जाती है? फॉर परमिशन। किस चीज की परमिशन है? स्पेंड मनी, मुझे पैसा खर्चना है सर। फ्रॉम द, कहाँ से खर्चना है सर? मुझे CFI से पैसा खर्चना है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स एक रिक्वेस्ट है जो कि मंत्रालय या डिपार्टमेंट करता है। करता किसको है? लोकसभा को करता है। किस लिए करता है? परमिशन लेने के लिए करता है। वो परमिशन किस लिए होती है? मनी को, पैसे को खर्च करने के लिए। और वो पैसा कहाँ से खर्च करना है? मुझे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खत्म हो गया। चलिए, व्हेन ए मिनिस्ट्री नीड्स मनी, मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए, ये लोकसभा से बात करती है। किस लिए? अप्रूवल करने के लिए। इसे हम डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। अब कहता है व्हाई इट इज कॉल्ड डिमांड। इसे डिमांड कहते क्यों है? कहते क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है, डिमांड है, रिक्वेस्ट है मनी फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो हमने प्लान कर लिया, मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूंगी? तो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेज वी नीड 50,000 करोड़ फॉर स्कूल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स। दिस रिक्वेस्ट इज प्रेजेंटेड टू द लोकसभा एज ए डिमांड फॉर ग्रांट्स की तरह वो वहां पे जाएगी। हाउ डज द प्रोसेस वर्क? अब बताते हैं प्रोसेस कैसे चलती है। नंबर 1 देखो, गवर्नमेंट करती है बजट को प्रिपेयर। हर मिनिस्ट्री उसे प्रिपेयर करती है इट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को, ठीक है। मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है डिमांड फॉर ग्रांट टू द लोकसभा। लोकसभा में डिस्कशन होती है, ठीक है, और वोटिंग होती है। अगर अप्रूव हो जाता है तो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द CFI, ठीक है। बस बात ये खत्म। ये 5 लाइनों में इसके प्रोसीजर खत्म हो जाता है कि पहले उसने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट को बताया, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स लोकसभा में गया, लोकसभा ने डिस्कस किया, वोटिंग की, और उसके बाद विड्रॉ करने के लिए अप्रूवल मिल गया। अब कहते हैं सपोज मनी फॉर हॉस्पिटल, मेडिकल रिक्वायरमेंट, हेल्थ स्कीम, सैलरी, इन सब के लिए उसे पैसा चाहिए। अब वो क्या करेगी? द मिनिस्ट्री प्रिपेयर करेगी एक्सपेंडिचर के प्रपोजल को, ठीक है। प्रपोजल को प्रेजेंट करेगी डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में। लोकसभा इसे एग्जामिन करेगी और फिर वोटिंग करेगी। अप्रूवल हो जाएगा तो गवर्नमेंट उस पैसे को दे देगी। और जो है, जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा खर्च कर लेगी जब अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्रीज। कौन प्रेजेंट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है। एवरी मिनिस्ट्री हैज इट्स ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ओके। कई सारे सबकी बात हो रही है, नॉट ओनली दीज 3, ठीक है। अब वो कहता है इट इज वोटेड बाय द लोकसभा। इसका क्या मतलब है? डिमांड रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। अप्रूवल चाहिए हमें। राज्यसभा कैन डिस्कस द बजट बट डज नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। मैंने पहले भी आपको बोला था कि राज्यसभा केवल डिस्कशन का अधिकार रखती है, वोटिंग का अधिकार नहीं रखती है, वोट नहीं करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, ठीक है। इट कंटेन्स वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स में दोनों होते हैं, वोटेड भी होता है और चार्ज भी होता है। वोटेड क्या होता है? जो कि अप्रूव्ड बाय वोटिंग होता है। और चार्ज को होता है केवल डिस्कशन के लिए जाता है, जिसमें कोई वोटिंग नहीं होती। ये मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, वापस जाओगे तो दोबारा से रिवीजन हो जाएगी कि चार्ज में कोई वोटिंग नहीं होती है। लेकिन डिमांड फॉर ग्रांट्स में दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स में आपने ये देखना है कि हिस्से दोनों हैं, वोटेड भी है और चार्ज भी है। लेकिन चार्ज के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, वोटेड के ऊपर डिस्कशन होती है। किस लिए? अप्रूवल के लिए, ठीक है। किस लिए? अप्रूवल के लिए, ओके। इट इज ए पार्ट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट प्रोसेस में क्या है? एनुअल बजट प्रोसेस में इंक्लूड क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, अप्रोप्रिएशन बिल होता है और उसके बाद फाइनेंस बिल होता है, ठीक है। ये आपने समझना है। डिमांड फॉर स्ट्रक्चर क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सैलरी के ऊपर 10,000 करोड़ लगाना है, स्कॉलरशिप के लिए 15,000, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस। लोकसभा ने इसके ऊपर वोट किया इस डिमांड के बीच में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड ग्रांट, ठीक है। इन दो चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है? डोंट टेक इट सेम। तो डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? ये रिक्वेस्ट फॉर मनी है। अब ग्रांट इट इज अप्रूव्ड अमाउंट। अब वो जब अप्रूव हो गया तब वो बन गई ग्रांट, ठीक है। और अप्रूव होने से पहले वो क्या था? डिमांड फॉर ग्रांट। ये बिफोर अप्रूवल है और ये अप्रूवल के बाद। ये वोटेड बाय लोकसभा और ये रिजल्ट ऑफ द अप्रूवल, जो मैं आपको कह चुकी हूँ। यानी एक बार जब अप्रूवल होके सब आपका रिश्ता पक्का हो गया ना, तो भैया समझ लो वो ग्रांट होगी। और जब तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ था तब तक वो डिमांड फॉर ग्रांट थी, यानी कि हमसे रिश्ता कर लो, ठीक है। आगे देखो, यू आस्क योर पेरेंट्स फॉर 5,000 रुपये, आपने डिमांड की और पेरेंट्स ने अप्रूव की तो आपको ग्रांट मिल गई, खत्म। अब ये आपको क्लियर हो गया ना पूरा? अब देखो, तो कंसीडर आर प्रेजेंटेड, कंसीडर फॉर रिगार्डिंग डिमांड फॉर ग्रांट, दे आर प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्रीज बिफोर द लोकसभा। ये मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रेजेंट की जाती है लोकसभा के लिए, ठीक है। दे रिक्वायर अप्रूवल, उन्हें अप्रूवल चाहिए और राज्यसभा वोट करता है। ये पढ़ा के आई हूं मैं आपको।
निशान लगाओगे इसके ऊपर, राज्यसभा वोट करता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, क्यों? हमने तो पढ़ा था राज्यसभा केवल डिस्कशन करता है, इट हैज नो राइट टू वोट, नो राइट टू वोट, तो हाउ कैन इट बी राइट? तो हमें पता है 1 and 2 ओके हैं, तो स्टेटमेंट में हमने क्या आंसर लगाना है? 1 and 2 ओके हैं, ठीक है सर, नंबर दे दो। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन, देखो वही चीज जो मैंने आपको समझाई है, आई डोंट थिंक दैट अब मैं आपको रिटर्न में दिखाऊं। तो पार्लियामेंट अप्रूव करता है, देखो अब यहाँ पे आते हैं, चलिए वो क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट, अब यूपीएससी कह रहा है ये याद रखना कि पार्लियामेंट अप्रूव करता है डिमांड फॉर ग्रांट्स को, ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। वाई? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फिर हम कह रहे हैं लोकसभा वोट करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स को, क्योंकि लोकसभा ही वोटिंग करती है, राज्यसभा तो बीच में है नहीं। पार्लियामेंट जो है, देखो हम पार्लियामेंट्री अफेयर करेंगे उसमें भी मैं आपको सारा समझाऊंगी। पार्लियामेंट में हमें पता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, ठीक है, तभी पार्लियामेंट बनी है। तो हम बात कर रहे हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स तो लोकसभा वोटिंग करती है, राज्यसभा का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, इट हैज ओनली टू डिस्कस, राइट है ना, डिस्कशन वाला राइट है इसके पास। तो फिर ये पार्लियामेंट वाली लाइन तो गलत हो गई ना, तो ये इनकरेक्ट हो गई। तो लोकसभा वोट करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स, क्योंकि लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा डिस्कशन है, ठीक है। अब आप प्रीवियस ईयर के टाइप में आप क्वेश्चन देखो कि इन दिस कंटेंट्स द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, डिमांड फॉर ग्रांट्स आर वोटेड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, विच इज करेक्ट की बात हो रही है, डोंट टेक इट एज इनकरेक्ट। अच्छा, तो इट मीन्स इट इज इनकरेक्ट है, क्योंकि वो वोटेड बोथ हाउसेज में नहीं होते, भी मैं आपको समझा के आई हूं। डिमांड फॉर ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज एंड वोटेड बाय लोकसभा, यस यस यस, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स आर अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जाओ भैया आप कहां से आगे बीच में, डिमांड फॉर ग्रांट्स आर रिलेटेड ओनली टू गवर्नमेंट रिसीट्स, नो जी। तो ये इन तीनों में ये सब गलत है और ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है। ईच मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स इट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड लोकसभा वोट्स ऑन इट, ओके। डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है? ए रिक्वेस्ट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री टू लोकसभा फॉर अप्रूवल टू स्पेंड मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री डिमांड करती है, लोकसभा वोट करती है, ग्रांट्स को अप्रूव करती है, मनी को स्पेंड हो जाता है। जैसे ही ग्रांट मिली तो मनी जाके पैसा खर्च लो भाई, अब तो तुम्हारी जेब भर गई, अब जाके पैसा खर्च लो। तो जेब अगर भरनी है ना अपने पे कमीशन के थ्रू, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, ठीक है। तो अब मैं आपको अगर कर रही हूँ तो आप एटलीस्ट मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, इससे ज़्यादा तो कोई आपकी फीस भी नहीं है, ठीक है। और उससे कहीं अच्छा मैं आपको पढ़ा के वहाँ पे बैठ के बड़े ब्यूटीफुली यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड एप्रोप्रिएशन बिल, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स बिटवीन बिफोर द एप्रोप्रिएशन इन द बजट प्रोसेस। अब एप्रोप्रिएशन एक बिल है और डिमांड फॉर ग्रांट्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि बताइए विच ऑफ इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स बिफोर एप्रोप्रिएशन से पहले। अगर आपने याद रखा हो, मैंने जो ऊपर एक सीक्वेंस बताया था उसमें मैंने आपको बताया था डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद एप्रोप्रिएशन बिल आता है। तो वही वो कह रहा है कि इससे पहले कौन आता है? इससे पहले आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स आता है, ठीक है। बोथ डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड एप्रोप्रिएशन बिल आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के बजट है, बट दे हैव डिफरेंट पर्पस। डिमांड फॉर ग्रांट्स परमिशन टू स्पेंड फॉर ईच मिनिस्ट्री, डिमांड फॉर ग्रांट्स परमिशन टू स्पेंड फॉर ईच मिनिस्ट्री, ठीक है, ये पता है। और एप्रोप्रिएशन के बिल क्या है? लीगल अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ से मैं आपको कल समझाऊंगी कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, और उसके बाद हम रूल नंबर 9 से स्टार्ट कर देंगे। पहले आपको मैंने जितना कराया उसको आराम से समझ के उसके काबिल बन जाओ, ताकि अगर मैं आगे क्वेश्चन दूँ तो उसको आप कर सको, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यू विल डू इट, ओके।